बहुत बहुत स्वागत एक और लेक्चर के अंदर। पूरे 100 नंबर की तैयारी 100 क्वेश्चंस के अंदर। ये हमारी सीरीज चल रही है यूट्यूब पर, सी इंटर एडवांस अकाउंट्स मई 26 के बच्चों के लिए। फटाफट लाइक ठोको और डिस्क्रिप्शन में लिखो अब की बार इंटर पार। आज अमेलगमेशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत सारी बातें अमेलगमेशन के बारे में करेंगे, इसलिए लाइक तो बनता है। फटाफट लाइक कर दीजिए बच्चा पार्टी। इस सीरीज के अंदर 100 क्वेश्चंस में 100 नंबर की तैयारी विद पूरे सिलेबस का कॉन्सेप्ट, आरटीपीवाई की एमसीक्यू, सब कुछ 35 घंटे में मिलेगा आपको। तो देर किस बात की है, ज्वाइन करो यूट्यूब पर। कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन है, बाकी सारी फैसिलिटीज इंक्लूडिंग नोट्स की हार्ड बुक, टेस्ट, आरटीपीवाई की एमसीक्यू, सब 35 घंटे में। उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत ही नॉमिनल प्राइस वाला एक बैच है तुम्हारे लिए। जड़ी बूटी है, अमृत है, संजीवनी है। पाइए और पार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेके प्रभु का नाम। अमेलगमेशन का मीनिंग, ये जो सामने मैंने नोट्स फ्लैश कर रखे हैं यही आपके घर तक पहुंचते हैं। अमेलगमेशन का मीनिंग, टू और मोर कंपनीज जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू कंपनी इज कॉल्ड अमेलगमेशन, और वन कंपनी एब्जॉर्ब्स अनदर। प्यारे बच्चों, ए लिमिटेड प्लस बी लिमिटेड दोनों ने अपनी अपनी आइडेंटिटी खत्म कर दी और मिलकर के एक नई कंपनी, एक नए नाम से मार्केट में सामने आए, सी लिमिटेड। ए लिमिटेड अलग संस्था थी, बी लिमिटेड अलग संस्था थी। दोनों ने कहा आपस में लड़ने से फायदा नहीं है, आपस में हाथ मिला लेते हैं। ए लिमिटेड की सेपरेट एंटिटी खत्म कर दी, बी की खत्म कर दी। दोनों ने हाथ मिला करके सारे एसेट्स, लायबिलिटी सब जोड़ करके एक नए रूप, नए नाम से मार्केट में प्रवेश किया, सी लिमिटेड। दिस इज कॉल्ड अमेलगमेशन। पुरानी दो कंपनीज की आइडेंटिटी खत्म, नई आइडेंटिटी, नई कंपनी पैदा हुई है, सी लिमिटेड। दिस इज कॉल्ड अमेलगमेशन। दिस इज कॉल्ड अमेलगमेशन। ठीक है सर। अब प्यारे बच्चों, तुमने अपने स्टडी मटेरियल के अंदर देखा होगा इस चैप्टर का नाम केवल अमेलगमेशन नहीं है, इस चैप्टर का नाम है अमेलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। लेकिन फिर भी हम इसे अमेलगमेशन के नाम से ही जानते हैं क्योंकि अमेलगमेशन एक फेमस टर्म है। तो सर ये एक नहीं 3 चैप्टर है क्या? नहीं नहीं, घबराओ मत। अमेलगमेशन का मतलब बता दिया, ए लिमिटेड प्लस बी लिमिटेड इक्वल टू सी लिमिटेड। ऐसे ही एब्जॉर्प्शन का मतलब बताता हूं, फिर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब बताता हूं, फिर बताऊंगा तीनों की अकाउंटिंग कैसे होती है। ओके सर। अब एब्जॉर्प्शन के मतलब पर आते हैं। अगर ऐसा केस हो, ए लिमिटेड प्लस बी लिमिटेड इक्वल टू बी लिमिटेड, मतलब बी लिमिटेड ने ए को एब्जॉर्ब कर लिया, केवल ए लिमिटेड की आइडेंटिटी खत्म हुई है, ए लिमिटेड ने अपने एसेट लायबिलिटी बी को सौंप दिया, बी जिंदा है, ए मर गई, दोनों ने हाथ मिलाया, एक का हाथ गायब हो गया, दूसरे के हाथ में समा गया। दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ऐसा भी हो सकता है ए लिमिटेड प्लस बी लिमिटेड इक्वल टू ए लिमिटेड, ये भी हो सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये भी एब्जॉर्प्शन का ही केस बनेगा। एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को अपने भीतर सोख लिया, अपने भीतर समा लिया, आहा, निगाहों में समा जा, कलेजा में समा जा। दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। और सर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या है? ए लिमिटेड को ही शेयर होल्डर वगैरह चेंज करके, उसकी मरम्मत करके, थोड़े बहुत बदलाव करके एक नए नाम बी लिमिटेड से मार्केट में प्रेजेंट कर दिया। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। अमेलगमेशन क्या है? दो या दो से ज्यादा कंपनीज की आइडेंटिटी खत्म करके एक नई कंपनी पैदा करना इज कॉल्ड अमेलगमेशन। एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी को अपने भीतर समा लेना, कलेजा में समा जा, इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एक ही कंपनी के शेयर होल्डर नाम अता पता थोड़ा बहुत चेंज करके, उसमें मॉडिफिकेशन करके नए नाम से उसी कंपनी को ले आना इज कॉल्ड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में एक ही कंपनी का रोल होता है बस। ठीक है सर। अब बात करें इनकी अकाउंटिंग की, तो प्यारे बच्चों घबराओ मत, एक ही चैप्टर है ये, 3 नहीं है। चाहे अमेलगमेशन हो, चाहे एब्जॉर्प्शन हो, चाहे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हो, तीनों की अकाउंटिंग सेम है जो आपको सिखाई जाएगी इस चैप्टर में। हाँ, बोलूंगा मैं बार बार अमेलगमेशन क्योंकि यही फेमस टर्म है इस चैप्टर की, लेकिन समझ लेना उसमें एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की बात भी चल रही है। ठीक है सर। कैसी रही सर? बढ़िया रही। लाइक ठोको महाकाल के नाम पे। बैच लो डिस्क्रिप्शन में जाकर के फटाफट, ये चार्ट तुम्हारे घर पहुंचाने के लिए मैं बेताब हूं, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है सर। अच्छा बच्चा पार्टी। अब अगली बात, कुछ शब्दों के मतलब, जैसे अगला टर्म आ रही है हमारे पास, जो कंपनी पुरानी होती, जैसे कि ए प्लस बी इक्वल टू सी, अमेलगमेशन का केस उठाते हैं, तो ए और बी को बोलेंगे ओल्ड कंपनी, सी को बोलेंगे न्यू कंपनी। ठीक है सर। ए और बी को बोलेंगे ट्रांसफरर कंपनी, सी को बोलेंगे ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है सर, ठीक है सर। ए और बी को बोलेंगे सेलर कंपनी, सी को बोलेंगे बायर कंपनी। ए और बी को बोलेंगे वेंडर कंपनी और सी को बोलेंगे बायर कंपनी। जैसे ए प्लस बी इक्वल टू बी, एब्जॉर्प्शन का केस लगा लो, तो ए लिमिटेड ओल्ड कंपनी बनी, बी लिमिटेड न्यू कंपनी बनी। ए लिमिटेड ट्रांसफरर कंपनी बनी, बी ट्रांसफरी कंपनी बनी। ए बनी सेलर कंपनी, बी बनी बायर कंपनी। ए बनी वेंडर कंपनी, बी बनी बायर कंपनी। ठीक है सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर। ठीक। अब अगला शब्द का मतलब परचेज कंसिडरेशन। प्राइस पेड फॉर अमेलगमेशन एब्जॉर्प्शन पेड इन कैश एंड और शेयर्स।
परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है प्राइस पेड फॉर अमेलगमेशन या एब्जॉर्प्शन। प्यारे बच्चों, ए प्लस बी इक्वल टू सी, ए और बी खत्म हो गई, बन गई सी। ए और बी ने अपने एसेट लायबिलिटी सब सी को दे दिए। तो प्यारे बच्चों, क्या सी लिमिटेड ए और बी को कॉम्पेंसेशन पे नहीं करेगी? ए और बी के सारे एसेट्स सी ने ले लिए, तो एसेट्स खरीदने के बदले में क्या सी ए और बी को पेमेंट नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी सर। उसी प्राइस को, उसी पेमेंट को परचेज कंसिडरेशन कहा जाता है। परचेज यानी खरीदने के, कंसिडरेशन यानी बदले में जो भुगतान किया जाता है, दैट इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। अभी शब्दों के मतलब बता रहा हूं, बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं आपके साथ। परचेज कंसिडरेशन, जैसे एब्जॉर्प्शन का केस ले लो, ए प्लस बी इक्वल टू बी, मीन्स बी ने ए के एसेट्स को, लायबिलिटीज को खरीद लिया, बी ने ए को खरीद लिया। अब बी ने ए को खरीदा है, परचेज किया है, तो बदले में पेमेंट नहीं करेगी क्या बी ए के शेयर होल्डर्स को? बिल्कुल करेगी सर। वो जो पेमेंट होगी उसी को परचेज कंसिडरेशन कहा जाता है। और ये परचेज कंसिडरेशन, ये पेमेंट कैश यानी नगद यानी रुपया यानी दमड़ी के रूप में भी पेमेंट हो सकती है, और शेयर्स के रूप में भी पेमेंट की जा सकती है। उसके लिए कोई ऐसी मनाही नहीं है बच्चा पार्टी, उसके लिए कोई ऐसी मनाही नहीं है बच्चा पार्टी। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक। परचेज कंसिडरेशन यानी नई कंपनी द्वारा पुरानी कंपनी को खरीदने के बदले में या एब्जॉर्ब करने के बदले में या अमेलगमेट करने के बदले में जो भी पेमेंट की जाती है उसे परचेज कंसिडरेशन कहते हैं। वो पेमेंट नगद, दमड़ी, नोट, रुपया, करेंसी या फिर शेयर्स के रूप में कैसे भी की जा सकती है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। हमारे सर का डायलॉग है, मुझे आईडीटी पढ़ाई थी सर ने, राजकुमार सर। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है सर जी, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग परचेज कंसिडरेशन। अब भैया इस टॉपिक के ऊपर बतेरे क्वेश्चन बने हैं स्टडी मटेरियल में कि परचेज कंसिडरेशन निकालो, परचेज कंसिडरेशन निकालो। पीसी कैलकुलेट करनी पड़ती है। पीसी यहाँ प्रियंका चोपड़ा नहीं है, पीसी का मतलब यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन है। अपने कानों में तेल डाल करके सुन लीजिएगा, परचेज कंसिडरेशन। अब परचेज कंसिडरेशन का मतलब सर वो तो क्वेश्चन ही बता देगा सर कि खरीदने वाली कंपनी ने बेचने वाली कंपनी को क्या भुगतान किया। अरे नहीं बताता, क्वेश्चन गेम खेलता है, इंफॉर्मेशन दे देता तुमको, इंफॉर्मेशन फेंक के मारता तुम्हारे ऊपर और कहता तुम निकालो फाइनल अमाउंट पीसी का। ओहो, तो पीसी का अमाउंट हमें निकालना पड़ता है कई बार, जिसके लिए दो मेथड्स अवेलेबल हैं, दो में से कोई एक लगेगा। कब कौन सा लगेगा, कैसे लगेगा, ये बताऊंगा ना, बताऊंगा ना, बताऊंगा ना। क्यों घबरा रहे, क्यों घबरा रहे, क्यों घबरा रहे? लाइक ठोको, लाइक ठोको, लाइक ठोको, बैच लो, बैच लो, बैच लो। यस सर। चलो, परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं, एक नेट पेमेंट मेथड, दूसरा नेट एसेट मेथड। नेट पेमेंट मेथड कब यूज होता है? यूज्ड व्हेन नो मिसिंग इंफॉर्मेशन। जब क्वेश्चन इंफॉर्मेशन देता है और पूरी इंफॉर्मेशन देता है परचेज कंसिडरेशन के बारे में कि भाई खरीदने वाली कंपनी ने बेचने वाली कंपनी के शेयर होल्डर्स को पर शेयर इतना कैश दिया और इतने शेयर्स दिए, एक शेयर की इतनी वैल्यू है, तो बस सीधी सीधी बेसिक सी कैलकुलेशन करनी रह जाती है कि एक शेयर पे इतना कैश दिया तो इतने शेयर्स पे कितना कैश हुआ, एक शेयर इतने का है, इतने शेयर्स दिए तो टोटल कितने के हो गए, बस बेसिक कैलकुलेशन करनी पड़ती है। नेट एसेट मेथड कब यूज होता है? जब क्वेश्चन इंफॉर्मेशन कुछ देता भी है और कुछ गायब भी करता है, व्हेन देयर इज मिसिंग इंफॉर्मेशन, तब हमें नेट एसेट मेथड लगाना पड़ता है। मान लीजिए क्वेश्चन ने लिख दिया कि खरीदने वाली कंपनी ने बेचने वाली कंपनी को भुगतान किया, परचेज कंसिडरेशन पे की, और परचेज कंसिडरेशन में शेयर्स और कैश दोनों दिए। शेयर्स दे दिए इतने इतने बता दिया क्वेश्चन ने, और कैश के लिए लिख दिया नेसेसरी कैश वाज गिवन, बैलेंसिंग फिगर वाज गिवन इन कैश। तुम्हें बताया नहीं एग्जैक्टली कितना कैश दिया, इसे कहते हैं मिसिंग इंफॉर्मेशन। अगर ये लिखा है कि इतने शेयर्स दिए हैं, एक शेयर इतने रुपए का है और पर शेयर इतना कैश दिया है, तो समझ लो पूरी इंफॉर्मेशन है पीसी के बारे में। आप नेट पेमेंट मेथड यूज करेंगे, उसमें बस बेसिक कैलकुलेशन करनी होती है और कुछ नहीं। लेकिन अगर ऐसा डाटा गिवन है कि भैया इतना तो शेयर्स दे दिए एंड नेसेसरी कैश दे दिया या बैलेंसिंग फिगर के तौर पे कैश दे दिया, मतलब कोई चीज क्वेश्चन ने मिस कर दी है, तो फिर आपको नेट एसेट मेथड लगाना पड़ेगा, सॉरी। और नेट एसेट मेथड से पीसी निकालने का फॉर्मूला है एसेट टेकन ओवर माइनस लायबिलिटीज टेकन ओवर। खरीदने वाली कंपनी ने जो जो एसेट्स खरीद लिए हैं, एसेट टेकन ओवर, उसमें से माइनस कर दो खरीदने वाली यानी परचेजिंग यानी बाइंग कंपनी यानी न्यू कंपनी ने जो जो लायबिलिटीज ले ली, एसेट्स ले लिए माइनस जो लायबिलिटीज ले ली, जो भी बचेगा वो नेट एसेट मेथड से पीसी कहलाएगा। वो अमाउंट नेट एसेट मेथड से पीसी यानी परचेज कंसिडरेशन कहलाएगा। और ये एसेट माइनस लायबिलिटी करते वक्त एसेट की वैल्यू भी आप अग्रीड वैल्यू लेकर के चलेंगे और लायबिलिटी की वैल्यू भी आप अग्रीड वैल्यू पर लेकर के चलेंगे।
सर ये एग्रीड वैल्यू क्या है? ये क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट के नीचे गिवन होती है। बैलेंस शीट के अंदर वाली वैल्यूज को बुक वैल्यू कहा जाता है, वो पुरानी बासी वैल्यूज होती हैं। एक्चुअल में जिस वैल्यू पर डील हुई है दोनों कंपनीज के बीच में, वो एग्रीड वैल्यू कहलाती है। उसी पर हमें पीसी की कैलकुलेशन करनी होती है। वो बैलेंस शीट के नीचे फिगर्स गिवन होती है। नहीं गिवन है किसी आइटम के बारे में, तो आपको क्या करना है? फिर आपको बुक वैल्यू को ही एग्रीड वैल्यू ले लेना है। फिर बैलेंस शीट के अंदर वाली वैल्यू से ही काम चलाएंगे। मान लीजिए 5 एसेट हैं, पांचों की बुक वैल्यू बैलेंस शीट के अंदर गिवन है। 3 ऐसे एसेट हैं जिनकी बाहर एग्रीड वैल्यू भी दे रखी है, तो 3 की एग्रीड वैल्यू लोगे, बाकी 2 की बुक वैल्यू को ही एग्रीड वैल्यू मान करके काम चलाओगे। ऐसे ही लायबिलिटी के लिए। ठीक है, ओके सर। चलिए, उसके बाद अगला पॉइंट, मर्जर वर्सेस परचेज। ये बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को कि कब मर्जर लगेगा, कब परचेज लगेगा। तो प्यारे बच्चों, इसको मैं बता दूं, फिर आज की चर्चा समाप्त करेंगे, फिर बच्चा वो कॉन्सेप्ट अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो और बैच ले लो फटाफट। कमेंट करो अब की बार इंटर पार। अगर 5 शर्तें पूरी होती हैं तो मर्जर का केस बनता है, 5 में से एक भी शर्त टूट जाती है तो परचेज का केस बनता है। अमेलगमेशन के चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको यह पता लगाना होता है कि ये क्वेश्चन मर्जर का है या ये क्वेश्चन परचेज का है। अमेलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, इन सब के 2 मेथड होते हैं बच्चा पार्टी। एक मर्जर मेथड यानी पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड भी कहते हैं उसको, और एक परचेज मेथड। दोनों ही मेथड में पीसी कैलकुलेट होती है, जैसे अभी सिखाया वैसे ही कैलकुलेट होती है। जर्नल एंट्रीज भी होती हैं, लेजर भी बनते हैं, बैलेंस शीट भी बनती है, सारे काम होते हैं दोनों मेथड में, लेकिन थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। इसीलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये पता लगाना होता है कि मर्जर का केस है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट का केस है या परचेज का केस है। सबसे पहले ये पता लगाना होता है। तो उसको पता लगाने का क्या तरीका है? अगर 5 की 5 शर्तें जो भी मैं बताने जा रहा हूं 5 पूरी हैं तो मर्जर का केस है, एक भी अधूरी है तो परचेज का केस है बच्चा पार्टी। परचेज का केस है बच्चा पार्टी, एक भी अधूरी है तो। ठीक है सर। अब वो 5 शर्तें कौन सी हैं? एसेट लायबिलिटी रिजर्व सारे टेक ओवर कर लिए गए हैं। 90% इक्विटी शेयर होल्डर सेम है, पुरानी में भी नई में भी। पुराने वाली कंपनी के 90% शेयर होल्डर नई में चले गए। जो परचेज कंसिडरेशन पे की गई उसमें केवल इक्विटी शेयर्स दिए जा रहे हैं, बस कैश केवल फ्रैक्शनल शेयर्स के लिए दिया जा रहा हो। पुरानी कंपनी का बिजनेस कंटिन्यू किया जा रहा है और एसेट लायबिलिटी जो टेक ओवर किए गए हैं उन्हें नई कंपनी बुक वैल्यू पर ही रिकॉर्ड करती है। पुरानी कंपनी की एसेट लायबिलिटी की जो उनकी बैलेंस शीट में वैल्यू आ रही थी उसी वैल्यू पर नई कंपनी भी उन्हें रिकॉर्ड कर रही है अपनी बुक्स में। 5 पूरी होंगी तो मर्जर, एक भी टूटी तो परचेज। अब इनका ट्रीटमेंट कैसे कैसे होगा वो मैं अगले लेक्चर में सिखाऊंगा। लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट कीजिए, अब की बार इंटर पार बैच लीजिए। धन्यवाद।